the bell. आदमी जो कि अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए एक ऐसे डायमेंशनल स्पेस में फंस जाता है जहाँ पर अलग अलग रियलिटी के काफी सारे दरवाजे थे और वहाँ पर इतने सारे दरवाजे मौजूद थे जितने की आउटकम या फिर पॉसिबिलिटीज उस आदमी के दिमाग में बन सकती थी। अब उस आदमी की गर्लफ्रेंड उस जगह पर कैसे फंसी और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा कर ला भी पाएगा या फिर नहीं, इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा हमें इस कहानी के अंदर। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग माइकल नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक अलग ही रियलिटी में खड़ा हुआ था और उसकी आंखों के सामने काफी सारे दरवाजे थे। इवन आसमान में भी काफी सारे कलर्स थे जिनको माइकल बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक गोली चलने की आवाज आती है और एक औरत बहुत जोर से चिल्लाती है। उसके तुरंत बाद ही माइकल की नींद एक बेड पर खुलती है और हम लोग देख पाते हैं कि वो आदमी असल में क्रिस्टीन था जो कि ये सपना देख रहा था। क्रिस्टीन पिछले 3 महीने से एज अ वेटर एक कसिनो में काम कर रहा था और वहाँ पर काफी सारे लोग रोजाना बड़े बड़े सट्टे लगाया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई 3 महीने तक एक ही जगह पर काम करेगा तो आसपास के लोग उसे पहचानने लगेंगे। तो ऐसा ही होता है हमारे क्रिस्टीन के साथ। कसिनो के रेगुलर क्लाइंट उसको पहचानने लग गए थे और कसिनो वालों को भी क्रिस्टीन के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि अगर किसी भी वीआईपी कस्टमर को उनके रूम में सर्विंग देनी होती थी तो कसिनो वाले हमेशा क्रिस्टीन को ही भेजते थे, जिससे बाकी वेटर्स के मुकाबले क्रिस्टीन के पास एक बहुत तगड़ा डाटा था और उसे बहुत अच्छे से पता था कि कसिनो में लगी कौन सी मशीन किस तरह से वर्क करती है और कसिनो में लगा कौन सा कैमरा कौन से एंगल पर शूट करता है। क्रिस्टीन का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर आप लोगों को तो लग ही रहा होगा कि शायद वो एक बहुत अच्छा इंसान है, और सच्चाई तो ये थी कि क्रिस्टीन असल में एक बहुत बड़ा चोर था। इवन अगर कहा जाए तो वो तो क्रिस्टीन था ही नहीं, और ये माइकल नाम का एक बंदा था जो कि पिछले 3 महीने से क्रिस्टीन का बेस बनाकर इस कसिनो में वर्क कर रहा था और यहाँ की मशीन्स के साथ छेड़ाछाड़ी करते हुए यहाँ पर धीरे धीरे कुछ गैजेट्स लगा रहा था ताकि जब बाद में वो एज अ प्लेयर बन के कसिनो में आए तो यहाँ पर से वो बड़ी आसानी से एक बड़ा अमाउंट जीत सके। इन 3 महीनों के दौरान उसने एक परफेक्ट तैयारी कर ली थी और वो कसिनो को लूटने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसीलिए आज शाम में जब वो अपने घर में आता है तो वो अपने हुलिये को एज अ नॉर्मल पर्सन बना लेता है और एज अ प्लेयर बन के कसिनो में दाखिल हो जाता है। कसिनो में दाखिल होते ही माइकल सबसे पहले तो अपने गैजेट के साथ अपने कनेक्शन को चेक करता है और जैसे ही वो एक गैजेट को चालू करता है तो वहाँ पर मौजूद एक मशीन में से काफी सारे कार्ड्स उड़कर बाहर आ जाते हैं, जिससे माइकल को ये कंफर्मेशन हो गई थी कि उसके लगाए सारे गैजेट्स परफेक्टली वर्क कर रहे थे। तब वो सबसे पहले एक छोटी बेट खेलता है ताकि लोगों को उसके ऊपर डाउट ना हो। उसने छोटी सी बेट में एक बहुत बड़ी बाजी मारी थी क्योंकि उसने मशीन के डाइस को पहले ही अपने मैग्नेटिक डाइस के साथ बदल दिया था जिनको वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। और इन छोटे छोटे टेबल से छोटे छोटे अमाउंट में पैसा जीत कर बड़ा बनाना, इसमें काफी सारा टाइम जाने वाला था और माइकल के प्लान इससे काफी ज्यादा बड़े थे। अभी के लिए वो एक वीआईपी कस्टमर के रूम में जाता है जिसकी दारू में उसने अपनी शिफ्ट के दौरान नींद की गोलियां मिला दी थी और वो वीआईपी कस्टमर अभी के लिए मस्त घोड़े बेचकर सो रहा था। माइकल ने तो उस बंदे के कपड़े तक चुरा लिए थे और इवन उसका एक गोल्ड कार्ड उठाने के बाद वो तैयार हो जाता है कि अब वो वीआईपीएस की स्पेशल टेबल पर बैठकर उनके साथ बैटिंग करे। उसने पहले ही वीआईपी के कार्ड्स तक को खराब कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि रात के समय में जब वीआईपी खेलने के लिए आएंगे तो उनके लिए नए कार्ड लेकर जाया जाएगा। तब वो लिफ्ट के पास खड़ा होके ऐसा दिखावा करता है जैसे कि लिफ्ट खराब हो गई हो, और जब गार्ड नए कार्ड्स लेकर उन वीआईपी के टेबल्स तक जा रहा था तो वहाँ पर माइकल उसे उस बूढ़े आदमी का वीआईपी कार्ड दिखाकर खुद को वीआईपी बताता है। उससे शिकायत करने लगता है कि उसके कसिनो की लिफ्ट तक सही से काम नहीं करती। ये बात सुनने के बाद वो गार्ड थोड़ा सा सटपटा जाता है और माइकल को वीआईपी समझकर उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। मतलब कि वो गार्ड अपने कार्ड की मदद से माइकल को उस कसिनो वाले टेबल तक लेकर जाने वाला था जहाँ पर बाकी सारे वीआईपीज खेलने वाले थे। और माइकल की प्लानिंग यहाँ पर खत्म नहीं होती। जैसे ही लिफ्ट चालू होती है वैसे ही माइकल अपने एक डिवाइस की मदद से उस लिफ्ट की लाइट गायब कर देता है और लिफ्ट को बीच में ही रोक देता है।
गॉड इससे थोड़ा सा टेंशन में आ गया था और जैसे ही उसका थोड़ा सा ध्यान भटकता है वैसे ही माइकल लिफ्ट में छुपाए गए अपने कार्ड की मदद से उस टेबल पर रखे कार्ड्स को चेंज कर देता है, जिसका मतलब साफ था कि अब जो भी होने वाला था वो सारी चीजें माइकल के ही फेवर में होती। अब यहाँ पर आकर माइकल के सारे काम खत्म हो गए थे और वो करोड़ों रुपयों को एक ही बारी में जीतने के लिए तैयार था। सबसे पहले तो वो लिफ्ट को पहले जैसा सही करता है और बाद में गार्ड की मदद से बहुत आराम से उस टेबल तक पहुंच जाता है जहां पर सभी वीआईपीज खेलने वाले थे। उस टेबल पर एलेक्स नाम का एक आदमी भी आया हुआ था, मगर माइकल को किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो बस अपनी स्पेशल टाइप के क्लासेस को निकालता है और बाद में उसे उन सभी कार्ड्स के नंबर दिखाई देना चालू हो जाते हैं जो कि बाकी सभी प्लेयर्स को बांटे जा रहे थे। अब वैसे तो धीरे धीरे माइकल ने वहां पर खेलकर काफी सारे पैसे बना लिए थे, पर वो जानबूझकर हर एक राउंड को नहीं जीतता क्योंकि इससे बाकी सभी प्लेयर्स को उसके ऊपर शक हो सकता था और उसके सारे पैसे कसिनो द्वारा जब्त करे जा सकते थे। पर जब आखिरी मौका होता है माइकल डिसाइड करता है कि इस बार वो अपने जीते गए सारे पैसों को लगा देगा और बाद में बाकी सारे लोगों से जीते हुए पैसों को लेकर एक बहुत शानदार लाइफ गुजारेगा। इस बार भी माइकल को सभी लोगों के पत्ते दिखाई दे रहे थे और जीत उसके हाथ में थी, पर अचानक से जब वो अपने पत्तों को शो करता है तो उसके कार्ड्स एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो ये बाजी हार जाता है। ये गेम एलेक्स जीत गया था और माइकल के एकदम से होश उड़ गए थे क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एलेक्स ने अचानक से उसके पत्ते चेंज कैसे कर दिए। तब एलेक्स तो आगे नहीं खेलना चाहता था और उसने सारे पैसों को सूटकेस में भरकर वहां से जाने का फैसला करा था। सटपटाया हुआ माइकल अभी एलेक्स का पीछा करने की कोशिश करता है, पर जब वो एलेक्स की शक्ल देखता है तो उसके होश उड़ जाती हैं क्योंकि वो अब तक एलेक्स का नहीं बल्कि किसी और का ही पीछा कर रहा था और एलेक्स तो बहुत आराम से उस जगह से निकल चुका था। पर माइकल की इस हरकत ने कसिनो वालों को उसके ऊपर शक पैदा करवा दिया था और इसीलिए कसिनो के लोग माइकल को पकड़कर एक खाली जगह पर ले जाते हैं और कसिनो का ओनर माइकल को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। कसिनो के ओनर का नाम विक्टर था और उसके हिसाब से माइकल ने ही गेम में काफी सारे पैसे जीते थे और क्योंकि वो पैसे चीटिंग से जीते गए थे इसीलिए विक्टर किसी भी हालत में उन पैसों को वापस चाहता था। तब माइकल उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उसने कोई भी पैसे नहीं जीते और वीआईपी टेबल पर भी जीतने वाला इंसान कोई और ही था, पर विक्टर को तो उसकी बातों पर भरोसा हो ही नहीं रहा था और वो बार बार बस इतना बोल रहा था कि उसने माइकल को ही अपनी आंखों से पैसे ले जाते हुए देखा है। माइकल के लाख समझाने के बावजूद भी विक्टर ने माइकल को सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया था ताकि माइकल उसके सारे पैसे चुका सके। अब माइकल को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता क्योंकि विक्टर सच में एक बहुत खतरनाक आदमी था और अगर माइकल उसके पैसे चुपचाप नहीं देता तो विक्टर उसको जान से मरवा देता। अब उस रात माइकल एक सुनसान एरिया में बने एक और कसिनो में जाता है जहाँ के गार्ड ने अचानक से माइकल के ऊपर गन पॉइंट कर दी थी और ये कसिनो असल में माइकल के ही एक बहुत अच्छे दोस्त लियोन का था। वो माइकल को अपने साथ अंदर लेकर जाता है और उसके साथ ड्रिंक करते हुए वो बहुत अच्छे से बात करता है। तभी अचानक से माइकल की नजर लियोन के एक लॉकेट पर पड़ती है जिस पर एक अजीब तरह का सिंबल बना हुआ था और माइकल ने वैसा ही सिंबल एलेक्स की बॉडी पर भी देखा था। तो माइकल लियोन से उस सिंबल के बारे में पूछता है और लियोन के हिसाब से इस सिंबल के बारे में माइकल को इतनी आसानी से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और अभी के लिए लियोन की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में कुछ लोग स्पेशल पावर के साथ पैदा होते हैं जो किसी की भी चेतना में घुस सकते हैं और अपनी पावर के अकॉर्डिंग उनके दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी इंसान हमें इस तरह की बातें बताएगा तो हमें उसकी बातों पर शायद ही भरोसा होगा। माइकल को भी अभी लियोन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और तब लियोन उसको एक बुक दिखाते हुए एक स्टोरी सुनाता है जिसके अकॉर्डिंग दुनिया में मौजूद हर एक इंसान एक दूसरे की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ था, जो एक तरह का ऐसा डायमेंशन है जहाँ पर अनगिनत यानी कि इंफिनिटी डोर्स हैं और हर एक दरवाजे के पीछे अलग अलग तरह के डिफरेंट रियलिटीज हैं। कहा जाए तो हर एक दरवाजा हर एक इंसान की अलग अलग मेमोरीज को दिखा सकता है, पर उनके बारे में तुम्हारे दिमाग में एकदम फोकस होना चाहिए।
इवन जो लोग उस डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं वो अपने आसपास मौजूद किसी भी इंसान के माइंड के साथ छेड़छाड़ करके अपनी पावर मुताबिक उनसे काम करवा सकते हैं। और इसका मतलब साफ था कि जो लोग सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ करते थे वो लोग उस इन्फिनिटी डोर वाले डायमेंशन को एक्सेस कर सकते थे। और अब अगर एलेक्स की बात करी जाए तो शायद उसके पास ऐसी पावर्स थी कि वो इन्फिनिटी डोर वाले डायमेंशन को एक्सेस करके लोगों को वो चीजें दिखा सकता था जो कि वो उन्हें दिखाना चाहता था। इसीलिए कार्ड सही होने के बावजूद भी माइकल और बाकी सबको लगा कि माइकल के कार्ड बेकार हैं और माइकल गेम को हार गया है। इवन विक्टर और बाकी सबको भी एलेक्स की वजह से ही ये लग रहा था कि एलेक्स नहीं बल्कि माइकल गेम को जीता है और उसके पास ही सारे पैसे होने चाहिए। इवन लियोन की कहानी के अकॉर्डिंग हमें ये बात भी पता चलती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन भी उस डायमेंशन को एक्सेस कर सकता है और वहां से बाहर आने के लिए उसे एक खास तरह के कंपास की नीड होती है। और अगर किसी इंसान के पास वो कंपास नहीं है तो वो उसी डायमेंशन में खो जाएगा और कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। माइकल को तो अभी भी लियोन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर तब लियोन उसको कुछ लोगों की लिस्ट देता है जो कि असल में वो लोग थे जिनके पास सुपर पावर्स मौजूद थी और लियोन खुद भी पहले उन लोगों से मिल चुका था। तो वैसे तो माइकल को अभी के लिए उन सुपर ह्यूमंस में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि वो जल्दी से जल्दी एलेक्स को ढूंढना चाहता था ताकि वो उससे जीते हुए पैसे बरामद करके विक्टर को पैसे दे दे और विक्टर से अपना पीछा छुड़वा ले। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से एलेक्स पर आता है जो कि गॉर्डन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए आया था। गॉर्डन के पास ही वो खास तरह का कंपास था जिसकी मदद से इन्फिनिटी डोर्स वाले डायमेंशन से बाहर आया जा सकता था। तो गॉर्डन एलेक्स से उस डायमेंशन में जाने का तरीका पूछता है, पर एलेक्स गॉर्डन को काफी अच्छा दोस्त मानता था और वो नहीं चाहता था कि गॉर्डन उस जगह पर जाकर कंपास होने के बावजूद भी वहां पर फंस जाए। इसीलिए अभी वो गॉर्डन को वो तरीका बताने से मना कर देता है। गॉर्डन को भी इस बात की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी कि एलेक्स उसके लिए इतना ज्यादा सोचता है, इसीलिए वो एलेक्स की बात को नहीं काटता और उससे नॉर्मल बातें करना चालू कर देता है। उस दौरान हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि उन दोनों ने जानबूझकर माइकल को उन कसीनो वालों के साथ फंसाया है, पर उन्होंने ऐसा क्यों करा इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। वही माइकल वापस से उन स्पेशल पावर वाले लोगों की लिस्ट को देख रहा था कि तभी अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है कि वो कुछ लोगों की टीम बना के उनके साथ कसीनो में जाएगा और उनकी पावर की मदद से बड़े आराम से वो कसीनो को ट्रिक करके पैसे जीत लेगा, जिससे उसके पास भी काफी सारे पैसे हो जाएंगे और वो विक्टर को भी पैसे वापस करके अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताएगा। लियोन को भी ये तरीका काफी ज्यादा मस्त लगता है क्योंकि ऐसे में किसी भी इंसान को उनके ऊपर शक नहीं हो सकता था। तो माइकल अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले एरिक नाम के एक बंदे से जाकर मिलता है जो पहले से ही काफी ज्यादा अमीर था और उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर थी। एरिक माइकल के प्लान में शामिल होने के लिए पहली बार में मान जाता है और उसके बाद माइकल जाकर टोनी से मिलता है जो कि कहने के लिए तो एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर था, पर असल में वो एक बहुत खतरनाक और बहुत ही स्किल्ड टेक्नोपैथ था। मींस वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइस के साथ अपने दिमाग की मदद से छेड़छाड़ कर सकता था और उस डिवाइस को अपने माइंड के अकॉर्डिंग वर्क करवा सकता था। उन दोनों को अपनी टीम में लेने के बाद तीसरा बंदा जिसको माइकल अपनी टीम में शामिल करना चाहता था वो था केविन। केविन की पावर थी कि उसको हिप्नोटिज्म आता था, पर सबसे बड़ा इशू ये था कि वो मेंटली अनस्टेबल था और उसकी फैमिली ने उसको एक मेंटल असाइलम में भर्ती करवाया हुआ था। वहाँ के लोगों को वक्त के साथ केविन की सच्चाई के बारे में पता चल गया होता है और इसी वजह से वो केविन की मदद से अमीर लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको उनके डिप्रेशन से छुटकारा दिलवाते थे और बदले में एक बहुत बड़ा अमाउंट फीस के तौर पर चार्ज करते थे। सब कुछ सोचते हुए माइकल केविन के पास असाइलम में मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो केविन से एक डील करता है जिसके अकॉर्डिंग वो केविन को असाइलम से फ्री करवाने वाला था, पर बदले में केविन को भी उसकी टीम में काम करना पड़ता। केविन किसी भी हालत में असाइलम से फ्री होना चाहता था और इसीलिए वो भी अब माइकल की टीम को ज्वाइन कर लेता है। माइकल जब केविन को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था तो उतने में ही असाइलम के वार्डन आकर माइकल को रोकने लग गए थे।
जिनसे पीछा छुड़वाने के लिए माइकल केविन की मदद से वहां पर मौजूद सभी पेशेंट को भड़का देता है और सभी पेशेंट मिलकर वहां पर नारेबाजी करने लगते हैं। उसी बीच टोनी ने अपनी पावर की मदद से एक एम्बुलेंस को चुरा लिया था और अब वो लोग बहुत आराम से केविन को असाइलम से अपने साथ निकाल कर ले जाते हैं। लियोन के कसिनो में वापस जाने के बाद माइकल सभी को उनकी पावर का किस तरह से कसिनो में यूज करना है उसके बारे में बताने लगता है। एरिक बड़े आराम से अपने माइंड की मदद से डाइसेस के नंबर को अपने मन मुताबिक बदल सकता था, जिसको वो डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाता है। और अब बारी थी केविन की और आगे का काम केविन का था। जिस समय पर एरिक इन डाइसेस के नंबर को चेंज कर रहा था उस समय पर केविन को अपनी पावर की मदद से आसपास बैठे हुए लोगों का ध्यान भटकाना था ताकि किसी को भी एरिक के ऊपर शक ना हो और कोई भी इंसान उनको पकड़ ना पाए। अब वो लोग आसपास के लोगों से तो बच गए थे मगर सीसीटीवी कैमरा उनकी हर चोरी को पकड़ सकता था और यहाँ पर काम आने वाली थी टोनी की पावर। वो जैसा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को कंट्रोल कर सकता था तो वो बहुत आराम से सीसीटीवी फुटेजेस को कंट्रोल करके ऐसा दिखा सकता था जैसे कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। प्रैक्टिस करने के लिए माइकल लियोन के कसिनो में आने वाले प्लेयर के साथ एरिक, टोनी और केविन को अपनी पावर की मदद से खेलने के लिए बोलता है और माइकल खुद उनके ऊपर सीसीटीवी फुटेज से नजर रखने वाला था। शुरू में तो सब कुछ काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा था पर क्योंकि माइकल उस समय पर उन लोगों के साथ मौजूद नहीं था इसीलिए केविन थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है और वो धोखे से एक कस्टमर को अंधा कर देता है, जिससे लियोन के गॉड को चीटिंग के बारे में पता चल गया था और उसने तुरंत ही अपनी गन्स निकाल ली थी। पर तब माइकल और लियोन सही टाइम पर आकर अपने साथी को बचा लेते हैं, नहीं तो गार्ड तो उनका आज राम नाम सत्य कर ही देता। अब माइकल को ये बात समझ में आ गई थी कि इस टीम के साथ वो किसी भी कसिनो में नहीं जा सकता। उसकी टीम को बेहतर एक और मेंबर बना सकती थी और उसी को ढूंढने के लिए माइकल अभी के लिए निकल जाता है। आगे हम लोग वेरोनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके अंदर किसी के भी माइंड को रीड करने की पावर थी और इवन वो किसी के भी माइंड को अपने मन मुताबिक चेंज भी कर सकती थी। तभी अचानक से वेरोनिका के सामने काफी सारे ब्लैक सूट में लोग आ जाते हैं जो कि वेरोनिका को अपने साथ लेकर कहीं पर जाना चाहते थे। तो वेरोनिका उनसे बचकर भागते हुए अपने हेडफोन्स को रास्ते में गिरा देती है जिसको माइकल ने उठा लिया था, जो खुद भी वेरोनिका को ही ढूंढने के लिए आया था। तब माइकल वेरोनिका का पीछा करके उसके हेडफोन उसको वापस करता है और वेरोनिका भी उसके माइंड को पढ़कर समझ जाती है कि माइकल उसके पास क्यों आया है। लेकिन वेरोनिका ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो माइकल को उस मिशन के लिए साफ मना कर देती है और भागते हुए एक खाली गली में चली जाती है। उस दौरान उसको वापस से उन ब्लैक सूट वाले लोगों ने घेर लिया था और अभी भागने के लिए भी कहीं पर से भी रास्ता नहीं था और माइकल ऐसी सिचुएशन में भी वेरोनिका की मदद करता है और किसी तरह से उसे वहां से निकाल लेता है, जिससे वेरोनिका को भी उसके ऊपर भरोसा हो गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो माइकल की मदद जरूर करेगी। वहीं हम लोग एलेक्स को देखते हैं जो कि गॉर्डन को थोड़ी बहुत पावर का यूज करना सिखा रहा था। उस दौरान गॉर्डन अपनी पावर का यूज करके एक बहुत ही वैल्यूएबल पेंटिंग को चुरा लेता है और उसे एक शातिर तरीके के साथ एक नकली पेंटिंग के साथ बदल देता है। उस समय पर सड़क पर वैसे तो काफी सारे इंसान मौजूद थे पर गॉर्डन ने ये सारा काम इतनी ज्यादा चालाकी से करा था कि किसी भी इंसान को उनके ऊपर शक तो हो ही नहीं सकता था। वहीं माइकल अभी के लिए वेरोनिका को सभी टीम मेंबर से मिलवाता है और उस समय पर हमें वेरोनिका की सबसे बड़ी पावर के बारे में पता चलता है कि वो किसी भी इंसान के माइंड को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकती थी, जिसको वो शहर के बीचों बीच डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाती है। उसने एरिक के माइंड पर कंट्रोल कर लिया था और एरिक की टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से उसने शहर में ही लगी एक बहुत बड़ी बेल को बजवा दिया था। सभी लोग वेरोनिका की इस पावर की मदद से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और माइकल की टीम भी अब पूरी तरह से तैयार थी, इसीलिए माइकल उन लोगों के साथ आगे की पूरी प्लानिंग करने लगता है, जहां पर माइकल के हिसाब से सब लोग एक ही कसिनो में अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेबल पर जाने वाले थे। बस वेरोनिका ही ऐसी थी जो कि माइकल के साथ उसकी मंगेतर बनकर जाती ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। और माइकल ने वेरोनिका को सिर्फ इसी वजह से चुना था क्योंकि वेरोनिका
टेलीपैथी की मदद से सभी टीम मेंबर से कम्युनिकेट करके माइकल को उनके थॉट्स बता सकती थी और माइकल के थॉट्स को भी वो बड़े आराम से सभी टीम मेंबर्स तक साझा कर सकती थी। इवन प्लान में ये भी शामिल था कि सभी लोगों को उनकी पावर के हिसाब से बैटिंग करनी थी, जैसे कि टोनी इलेक्ट्रिकल मशीन से ज्यादा पैसे बना सकता था और एरिक डाइस गेम्स में केविन भी एरिक वाले टेबल पर ही अनजान बनकर एरिक की मदद करने वाला था, पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलता। और रही बात वेरोनिका की, तो वो माइकल के ही साथ रहने वाली थी। सब एकदम प्लान के अकॉर्डिंग होने लगता है और टोनी बहुत आराम से इलेक्ट्रिकल कंसोल गेम की मदद से पैसा छापने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग केविन और एरिक को देखते हैं जो कि अनजान बनकर एक ही टेबल पर जाकर बैठ गए थे और वहाँ पर वो धड़ाधड़ पैसे जीते जा रहे थे। सब चीजें एकदम प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं और माइकल और वेरोनिका भी काफी अच्छे से अपनी टीम को गाइड कर रहे थे, पर एरिक और टोनी यहाँ पर एक बेवकूफी करते हैं कि ज्यादा पैसे जीतने की खुशी में वो बहुत सारी दारू पी लेते हैं और अजीबोगरीब सी हरकतें करने लगते हैं, जिससे कसिनो वालों को भी उनके ऊपर शक होना चालू हो गया था। इसीलिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड एरिक और टोनी को पकड़कर अपने साथ वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगते हैं। वो तो बस किस्मत अच्छी थी कि बाथरूम में माइकल और वेरोनिका टाइम पर पहुंच गए थे और वहाँ पर वेरोनिका ने अपनी पावर की मदद से गार्ड्स के दिमाग को चेंज कर दिया था। तब एरिक और टोनी दोनों ही माइकल से माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से माइकल का पूरा प्लान खराब होते होते बचा था, और क्योंकि उनसे ऑलरेडी एक गलती हो गई थी तो बाकी सारे अब काम में और ज्यादा फोकस थे। और इसके बाद वो सारे के सारे एक सेम टेबल पर चले जाते हैं जहाँ पर सब ने अपने कोऑर्डिनेशन के साथ काम करा था और एक बारी में पूरे 10 मिलियन डॉलर्स को जीत लिया था। सब इससे काफी ज्यादा खुश हो गए थे और बोनफायर करते हुए वो लोग बीच पर एंजॉय कर रहे थे। सबको पैसे आने की बहुत ज्यादा ही खुशी थी, पर वेरोनिका ही सिर्फ ऐसी थी जिसको पैसे से कोई भी लेना देना नहीं था और उसे माइकल से सच में प्यार हो गया था। माइकल चाहता था कि वो वेरोनिका के साथ मिलकर इसी तरह से एक और हाइस्ट करे, पर वेरोनिका ऐसा नहीं चाहती थी। वो माइकल के साथ एक छोटी और सरल लाइफ बिताना चाहती थी और माइकल को और ज्यादा पैसे चाहिए थे। इसीलिए उन दोनों की अभी बहसबाजी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। अगले दिन जब माइकल अपनी टीम के साथ घूमने के लिए जा रहा था, तभी अचानक से उनके पीछे विक्टर की कार्स लग गई थी और विक्टर ने माइकल और उसकी पूरी टीम को पकड़ लिया था। अब वैसे तो माइकल उसको उसके पूरे पैसे देने के लिए तैयार था और विक्टर की नजर तो अब कहीं और पर ही थी। उसे माइकल की टीम में मौजूद मेंबर की सुपर पावर्स के बारे में पता चल गया था और अब उसे पैसे नहीं बल्कि वो टीम मेंबर्स चाहिए थे। इसी वजह से वो माइकल को साइड में लेकर जाता है और उसे शूट करके जान से मार देता है। ये देखने के बाद तो माइकल की टीम के सारे मेंबर काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। तब विक्टर उन लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और बाद में हम लोग जान पाते हैं कि माइकल असल में मरा नहीं था। माइकल को मरा हुआ दिखाना गॉर्डन के ही एक प्लान का हिस्सा था और गॉर्डन असल में कोई और नहीं बल्कि खुद ही माइकल का पिता था। पहले के समय पर गॉर्डन और माइकल की काफी ज्यादा अनबन हुई थी, इसी वजह से माइकल अपनी फैमिली से अलग हो गया था। गॉर्डन को लगा था कि अगर वो एलेक्स की मदद से माइकल को फंसवा देगा तो माइकल गॉर्डन के पास ही मदद के लिए आएगा, पर गॉर्डन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि माइकल अपनी ही टीम बनाकर इतने सारे पैसे कमा लेगा। और माइकल को तो इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था, उसे बस अपनी टीम वापस चाहिए थी और वो गॉर्डन के पास नहीं रुकना चाहता था। अब माइकल को जैसे ही इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही कसिनो में एक प्लम्बर का बेस बनाकर पहुंच जाता है। उसे पहले से ही कसिनो के चप्पे चप्पे के बारे में पता था और वो बहुत आराम से एरिक और टोनी से जाकर बात करता है। एरिक और टोनी उसको जिंदा देखने के बाद काफी ज्यादा खुश थे और वो बस यही चाहते थे कि माइकल जल्दी से जल्दी उन लोगों को वहाँ से निकाल ले। पर जैसे ही माइकल उनसे वेरोनिका के बारे में पूछता है तो टोनी उसे परेशान होते हुए बताता है कि वेरोनिका को माइकल की मौत के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा था और उसने अपनी पावर की मदद से खुद को इन्फिनिटी डोर्स वाले डायमेंशन में ही कैद कर लिया था, इसीलिए उसकी बॉडी रियल वर्ल्ड में कोमा में है। उसकी बॉडी को इसी कसिनो में रखा गया था। तब माइकल वहाँ पर अपने टीम मेंबर को इकट्ठा करता है और सबसे पहले वो वेरोनिका की बॉडी को लेने के लिए जाता है। इवन
इवन अब तक माइकल ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने टीम मेंबर को तो यहाँ से लेकर जाएगा ही और साथ ही वो विक्टर को भी कंगाल कर देगा। इसीलिए वो अपने बाकी साथियों को एक वॉल्ट के पास छोड़कर जाता है जिसके अंदर ही विक्टर के कसिनो का सारा पैसा था। तब एरिक उस वॉल्ट को खोल देता है और माइकल भी जल्दी से वेरोनिका को उठाकर उस वॉल्ट के अंदर आ जाता है। विक्टर को भी अब तक उन लोगों के बारे में पता चल गया था और वो अपने गार्ड्स के साथ वॉल्ट के पास आने वाला था और क्योंकि अब माइकल के पास कोई और रास्ता नहीं होता इसीलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ वॉल्ट के अंदर ही चला जाता है और वॉल्ट को अंदर से लॉक कर लेता है। और विक्टर ने अपने सभी गार्ड्स को बाहर ही खड़ा कर दिया था और उन्हें ऑर्डर दे दिए थे कि जैसे ही माइकल और उसकी टीम बाहर आए वैसे ही वो गार्ड्स मिलकर उनकी टीम को जान से मार दें। वहीं अंदर माइकल और उसके सारे साथी टेंशन में होते हैं क्योंकि वो लोग अभी एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे यहाँ पर से सिर्फ वेरोनिका की पावर से उन्हें जिंदा बचाकर बाहर ले जा सकती थी। तब माइकल खुद इन्फिनिटी डोर वाले डायमेंशन में जाने का डिसाइड करता है ताकि वो वेरोनिका को जगा सके और क्योंकि उसके पास ना तो वो खास कंपास था जिसकी मदद से आम इंसान उस दुनिया से वापस आ सके और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर थी इसीलिए केविन शुरुआत में उसको ऐसा करने से मना करने लगता है। पर जब माइकल केविन को फोर्स करता है कि केविन उसको इन्फिनिटी डोर वाले डायमेंशन में लेकर जाए अब केविन भी उसकी बात को मान जाता है। केविन ने उसके माइंड पर कंट्रोल करके उसको इन्फिनिटी डोर वाले डायमेंशन में पहुंचा दिया था जहां का आसमान काफी ज्यादा शानदार था और उसके सामने इतनी सारी रियलिटीज के डोर थे जितनी वो अपने दिमाग में सोच सकता था। माइकल वहां की चीजों को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जो कि माइकल को अपनी चपेट में लेने ही वाला था। पर अनजाने में माइकल अपने हाथ के इशारे की मदद से उस तूफान को खत्म कर देता है और तब जाकर उसे समझ में आ जाता है कि डायमेंशन की रियलिटीज को कैसे कंट्रोल करा जाता है। उसे बस अपने माइंड पर फोकस करने की जरूरत थी और जैसे ही वो ऐसा करके एक दरवाजे को खोलता है तो वो वेरोनिका की रियलिटी में पहुंच जाता है जहां शुरुआत में तो वेरोनिका को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था कि माइकल सच में जिंदा है और माइकल जैसे तैसे करके रियलिटीज को कंट्रोल करता है और वेरोनिका को इस बात पर यकीन दिला देता है कि वो सच में जिंदा है। उसने वेरोनिका को अब जिंदा लोगों की दुनिया में भेज दिया था और उस इन्फिनिटी डोर वाले डायमेंशन में वो खुद फंस कर रह गया था क्योंकि ना तो उसे वहां से बाहर जाने का रास्ता पता था और ना ही कोई इंसान ऐसा था जो कि उसकी मदद कर सके। लेकिन तभी वहां पर उसकी मदद करने के लिए एलेक्स आ जाता है जिसको गॉर्डन ने भेजा था ताकि वो इन्फिनिटी डोर वाले डायमेंशन में जाकर किसी तरह से माइकल को निकाल लाए। तब एलेक्स भी बिल्कुल ऐसा ही करता है पर उस डायमेंशनल वर्ल्ड से बाहर आने से पहले माइकल विक्टर की रियलिटी को चेंज कर देता है और विक्टर को ऐसा लगने लगता है जैसे कि माइकल उसके सारे पैसे लेकर भाग गया हो और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हो। ये सारी चीजें देखने के बाद विक्टर ने अपने सभी गार्ड्स को एयरपोर्ट की तरफ भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ रियलिटी में जब बाकी सारे लोग माइकल के इस प्लान को देखते हैं तो वो लोग सच में विक्टर के सारे पैसे निकाल कर वहाँ से ले जाते हैं। इवन विक्टर को तो इस बारे में होश ही नहीं था कि उसकी नाक के नीचे क्या काम हो गया था। माइकल अपने पिता के साथ ही अपनी टीम को लेकर काम करने का डिसाइड करता है क्योंकि साथ में रहकर वो और ज्यादा पैसे बना सकते थे। अब वो लोग पैसे बनाएंगे या फिर नहीं उसके बारे में तो शायद हमें कभी जानने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।